नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ सुख समृद्धि भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको एक और सिर्फ एक चीज़ पर काम करना होगा, वह है आपका विचार। जब तक आप वैचारिक रूप से किसी चीज़ को पा नहीं लेते हैं, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या खुशियां हो, तब तक उसे आप व्यवहारिक रूप से नहीं पा सकेंगे। इसीलिए हम बार बार और सिर्फ इसी बात पर जोर देते हैं कि सबसे पहले हम वैचारिक रूप से धनवान बने, वैचारिक रूप से स्वस्थ बने, वैचारिक रूप से हम खुश रहना सीखें। यह दुनिया का सबसे आसान और सबसे कठिन काम है। आसान इसलिए भी है कि हम सब जानते हैं या हम में से अधिकांश लोग इस बात से अवगत हैं कि प्रतिदिन हमें लगभग 60 से 80 हजार विचार आते हैं। हमारे मस्तिष्क में रोज लगभग इतने विचार आते हैं और स्वाभाविक रूप से उसमें से कुछ अच्छे विचार भी होंगे, यानी सकारात्मक विचार भी होंगे, और कुछ नकारात्मक विचार भी होंगे। लेकिन हमें धनवान होने के लिए या सफल होने के लिए या स्वस्थ होने के लिए, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विचार काफ़ी है। तो यह कितना आसान काम है कि 60 हजार या 70 हजार या 80 हजार में से आपको एक विचार को अलग करना है, जिस पर काम करना है। लेकिन यह कठिन भी इसीलिए है कि हमें इतने विचारों से एक विचार निकालना है। असल में हम विचारों के बाढ़ में डूबे हुए रहते हैं और ज़्यादातर लोग जो इस बात से अवगत नहीं है या जो इस पर काम नहीं करते हैं, जिनके पास जानकारी कम है, वे उस बाढ़ के साथ डूब तो नहीं जाते हैं बल्कि बह जाते हैं, उसके साथ साथ चलते रहते हैं। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग जीवन में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितनी सफलता प्राप्त करना चाहिए। यह निश्चित करना तो असंभव सा है कि हमें या एक व्यक्ति को कितनी सफलता प्राप्त करना चाहिए, यह कहीं निर्णित नहीं है, यानी इसका डिसीजन कोई और नहीं ले सकता है। इसका निर्णय या डिसीजन हम सब स्वयं ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि ज़्यादातर लोग अभी भी यह समझते हैं, मानते भी हैं कि हम कितना सफल होंगे या हमें कितना मिलेगा, यह हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, या हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, या हम इतना चाह नहीं सकते हैं, बल्कि हमें वही मिलेगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। मूर्ख आदमी की बात क्या करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकांश लोग अभी भी यही मानते हैं। इसके पीछे जो तत्व जिम्मेदार है उसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं।
और आज भी उसी पर चर्चा करूंगा कि हमारा विचार सही कैसे हो, उसके कितने कारक हैं या तत्व हैं या क्या वजहें हैं जिसके कारण हम वैचारिक रूप से सही नहीं हो पाते हैं। जब मैं 11-12 साल का था तो मेरे नाना जी अक्सर मुझे बताया करते थे कि चाहे व्यवहारिक रूप से गरीब रहे या आर्थिक रूप से लोग गरीब हो, लेकिन उसे वैचारिक रूप से गरीब नहीं होना चाहिए। लोगों को वैचारिक रूप से धनवान होना चाहिए। उस वक्त उनकी ये शिक्षा मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका, लेकिन यह जान जरूर गया था कि वैचारिक रूप से धनवान होना चाहिए, वैचारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसमें हमारा, उनका यह भी कहना था कि इसमें हमारा कोई खर्च नहीं है, लेकिन लाभ की कोई सीमा भी नहीं है। यानी कि वैचारिक रूप से धनवान अगर हम बने तो इससे हमें कितना लाभ मिल सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं कर सकता, इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन के इस मर्म को वे समझते थे। और सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने इस बात को आगे ट्रांसफ़र भी किए, यानी मुझे बताए भी, और मेरे साथ साथ अनेक लोगों को बताए होंगे स्वाभाविक रूप से। लेकिन कितने लोग इसे समझ सके, कितने लोग इस पर अमल कर सके, यह अलग बात है। असल में जिसे हम लोग गरीब या मध्यम वर्ग कहते हैं, गरीब लोगों को इन सब बातों से शायद ही मतलब रहता है। और आज भी, अभी भी वे ऐसी वीडियोज़ को या ऐसे विचार को, चाहे कोई भी माध्यम हो, उससे वे नहीं लेंगे। वे बिल्कुल इसके खिलाफ रहेंगे। उन्हें समझाना बताना मुश्किल काम है, लेकिन इसके विपरीत जो मध्यम वर्ग हैं वे इसे समझते हैं, कुछ लोग, और बहुत लोग जानते हैं। मध्यम वर्ग का बहुत कम हिस्सा इन बातों से अवगत नहीं है, लेकिन परिणाम या रिजल्ट कहिए, इसलिए भी अच्छा नहीं है कि मध्यम वर्ग में सबसे जो कमी है वह यह है कि वे जानते हुए भी बहुत से काम नहीं करते हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, मानते भी हैं तो उस पर अमल नहीं करते हैं। जानना, मानना और उस पर अमल करना, यह 3 चरण होता है किसी भी काम को
पूरा करने के लिए। जैसे यह विश्वास हो कि यह काम हो सकता है, और दूसरा यह भी विश्वास हो कि यह काम मैं कर सकता हूं, और तीसरा यह भी विश्वास हो कि मैं इस काम को करूं। ज्यादातर लोग सिर्फ पहले या दूसरे चरण में अटक जाते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के साथ यह सबसे बड़ी परेशानी है। गलतफहमी है, इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज जो मुख्य विषय है जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वह यह है कि हम वैचारिक रूप से धनवान हों, वैचारिक रूप से स्वस्थ हों, वैचारिक रूप से हम खुश रहें। यानी जब धनवान होने का हमारे पास विचार नहीं होगा तो हम धनवान नहीं बन सकते हैं। स्वस्थ रहने का हमारे पास विचार नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। खुश रहने का विचार जब हमारे मन में नहीं हो सकता है, नहीं होगा, तब तक हम खुश नहीं रह सकेंगे। और जीवन में हमें यही 3 चीज चाहिए होता है, चौथा चीज किसी को नहीं चाहिए होता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, यह तीनों सबको चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह अलग बात है कि बहुत लोग या बहुत लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। वे इन तीनों को संतुलित नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर संतुलित नहीं कर पाएंगे तो फिर वह जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा। कोई सिर्फ और सिर्फ धन को सर्वे सर्वा मानता है, तो कोई सिर्फ स्वास्थ्य को सर्वे सर्वा मानता है, तो कोई सोचता है कि सिर्फ हम खुश रहें। अलग अलग किसी एक को ऊपर मानना यह सही नहीं है। यह बैलेंस्ड लाइफ या संतुलित जीवन नहीं कहा जा सकता है। कहीं न कहीं उसे परेशानी होगी। हमारे पास बराबर रूप से यह तीनों चीज चाहिए, तभी हम अपने आप को यह मान सकते हैं कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। सिर्फ धन काफी नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य काफी नहीं है, या सिर्फ खुश रहना काफी नहीं है। यह सच भी है कि इसमें एक का अगर अभाव होता है तो दूसरा अपने आप उससे प्रभावित हो जाता है। अगर धन नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, या उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता है, चाहे वह कम धन की आवश्यकता हो। और खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है और धन का भी होना जरूरी है। भूखे पेट कोई हंस नहीं सकता, अगर हंस भी सकता है तो कितनी देर तक। तो कुल मिलाके हमें क्या चाहिए या क्या करना चाहिए कि हम वैचारिक रूप से मजबूत हों, सफल हों, धनी हों, स्वस्थ हों। या इसके पीछे जो 3-4 कारण है या कारक है, जिसे हम वजह भी कह सकते हैं, कि इस वजह से हमारा विचार कमजोर होता है। जो कुल मिला के 4 कारक हैं
मुख्यतः 3 है, लेकिन एक चौथा भी कारक है और वो भी प्रभावी कारक है। पहला कारक है या पहला कारण है परिवार। वैचारिक रूप से या हमारा विचार जो मस्तिष्क में आता है उसके पीछे पहला कारण हमारा परिवार होता है। हम सब देखते हैं अपने घर में, पड़ोस के घर में, कि घर का मुखिया का जो विचार होता है, घर के सभी सदस्य कहीं न कहीं उससे प्रभावित होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसके विपरीत काम करते हैं। ऐसे उसके विपरीत काम करने की अनुमति मध्यम वर्गों में तो नहीं है। गरीबों की हम चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा करना उचित भी नहीं है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं मध्यम वर्ग की, ऐसे परिवारों में घर के जो मुखिया होते हैं या जिसे गार्जियन कहते हैं या सीधे तौर पर माता पिता दादा दादी, उसके विचार के विरुद्ध शायद ही बच्चे जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। अब कहेंगे लाखों में करोड़ों में एक कोई उनके विचार के विरुद्ध जाकर कुछ करते हैं, वह उदाहरण नहीं हो सकता है। तो विचार हमारा जो भी होता है उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वह हमारा परिवार होता है। धीरे धीरे या बहुत वर्षों के बाद हमारे सोचने और समझने की जो शक्ति है वह सार्वभौमिक न होकर, यानी कि बड़े स्तर पर न होकर, वह हमारा पारिवारिक स्तर हो जाता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति सार्वभौमिक न होकर पारिवारिक हो जाती है। इसीलिए देखते हैं हम लोग कि ज़्यादातर लोग वही करना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि वही देखना और सुनना चाहते हैं जो परिवार वालों को पसंद है। उसके विरुद्ध वे कोई काम करना भी नहीं चाहते। सिर्फ इसी विचार से पुराने समय में जातियों का भी निर्माण हुआ है कि परिवार के मुखिया जो काम करते थे वही काम धीरे धीरे बच्चे भी करने लगे, या परिवार की मुखिया यह भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी वही काम करें जो वे कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि हम वैचारिक रूप से संकुचित हो गए, सिकुड़ गए। हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही सोचने लगे, और स्वाभाविक रूप से जब हम धीरे धीरे कम चीज़ों पर ध्यान देंगे, सोचेंगे, तो हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकेगा। वैचारिक विकास के बिना मानसिक विकास असंभव है। फिर उनकी दुनिया छोटी होती गई।
जिस वजह से मध्यम परिवार के लोग बहुत बड़ा नहीं सोच सके। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ यह भी जान लें। दुष्परिणाम मतलब गलत परिणाम। इसका दुष्परिणाम हुआ कि जो मध्यम वर्ग है वह उस शेर की भांति हो गया जो पिंजरे में बंद है। मैं यह मानता हूं कि मध्यम वर्ग सर्कस का शेर है। दूसरी वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में मैं इसे विस्तार से भी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है मध्यम वर्ग के लोगों को। मैं मध्यम वर्ग में या मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिनकी सालाना आय 1 लाख से लेकर 50 लाख तक है। ये सारे सर्कस के शेर हैं। कुछ इनसे भी ऊपर हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर वालों की बात क्या करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यह अव्यवहारिक है। लेकिन ये सारे सर्कस के शेर हैं। ये हर तरफ से गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं। लोग इस बात को नहीं समझते हैं और समझना चाहते नहीं हैं, यह भी सच है। इसीलिए ऐसे वीडियोज को छोड़ के भाग जाते हैं। उनको यह बकवास लगता है, यह भी सच है। वे ऐसा तोता बन चुके हैं कि जिनको पिंजरा बहुत अच्छा लगता है, उसे पिंजरा पसंद आ गया है, इसलिए भाग जाएंगे। इस पर विचार नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से यह उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं। यह कारण ही है, वह परिवार का जो दायरा था सोचने का, विचार करने का, उसी के अंदर है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे तोड़ते हैं, उस दायरा को, उससे बाहर निकलते हैं। पहला तो यह कारण है पारिवारिक। दूसरा परिवेश। परिवेश मतलब हम जहां रहते हैं आसपास का, यानी कि हमारा समाज, हमारा पड़ोसी, उनका सोचना, उनका मानना भी हमारे विचारों को प्रभावित करता है। हम सब अपने घर या परिवार के अलावा आसपास से ही सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। परिवेश में कुछ हमारे रिश्तेदार, दोस्त भी शामिल है। चाहे हो सकता है वह हमसे काफी दूर रहते हों, लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर कहा जाए कि जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं वे सब हमारे परिवेश का हिस्सा है और वे सीधे तौर पर हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो कारण था परिवार, हम चाहकर भी उसको बदल नहीं सकते। छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पास हमेशा यह ऑप्शन रहता है कि हम परिवेश को बदल सकें। या
रिश्तेदार को हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे संपर्क सिर्फ काम भर रख सकते हैं। यहाँ तक ही संपर्क हम रखें कि उनसे हमारे विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। हालांकि कुछ न कुछ प्रभावित होंगे ही, हम चाहें ना चाहें, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके विचारों से कम प्रभावित हों। परिवेश की महत्ता या परिवेश कितना महत्वपूर्ण है, हमारा आसपास कितना महत्वपूर्ण है, यह इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और यह इस बात को हम सब जानते भी हैं। शहर में, एक ही शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहां ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा होती है और उसी शहर में दूसरी जगह ज़मीन की कीमतें उसके बनिस्बत बहुत कम होता है। उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? सिर्फ और सिर्फ यही है कि जहां अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारों वाले लोग हैं, वहां का परिवेश अच्छा है। स्वाभाविक रूप से वहां जैसे लोग हैं उसी तरह के विचार हैं और उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में वहां के जमीन की कीमत है। जहां के लोगों का विचार अच्छा नहीं है, स्वाभाविक रूप से वे जब वैचारिक रूप से धनवान नहीं है तो वे आर्थिक रूप से भी धनवान नहीं होंगे। वहां जमीन की कीमत कम होगी। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को हम सब जानते हैं। तो अपने अनुरूप हम परिवेश को बदलें। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह आ जाती है कि हम परिवार को भी नहीं बदल सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं, और बहुत हद तक परिवेश के संबंध में भी यही सही है कि हम उसे मुश्किल से बदल सकते हैं, क्योंकि अच्छे परिवेश में एकाएक रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। यह भी सच है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सस्ता हो लेकिन अपना घर हो। हम अच्छे परिवेश में किराए पर भी रह सकते हैं। यह विकल्प या ऑप्शन हमारे पास रहता है। लोग इसे अपनाना नहीं चाहते हैं। लोगों के साथ कई सारी समस्याएं हो जाती है परिवेश बदलने में। उनको लगता है कि अच्छे जगह रहने पर फिर हमें उस तरह सब कुछ मेंटेन करना होगा। यह सच भी है। जब आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसे अपनाना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग धनवान इसलिए भी नहीं बनना चाहते हैं कि उसमें अपने आप को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। लोगों के बीच, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ढंग से बोलना पड़ता है, ढंग से चलना पड़ता है। यह भी लोगों के साथ समस्या है, बहुत लोगों के साथ समस्या होती है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर इस पर काम किया जाए तो सब कुछ सुधारा जा सकता है, सीखा जा सकता है। परिवेश सीधे तौर पर अगर नहीं हम बदल सकते हैं तो संगति इसका एक छोटा सा रूप है। संगति, हम कैसे लोगों के संगत में, उसको बदलना पड़ेगा। उसको हम बदल सकते हैं।
हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगत में रहें। सिर्फ वैसे लोगों की संगत में ना रहें, वैसे विचारों के भी संगत में रहें जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। इन सब चीज़ों में भी वही नियम लागू होता है। संगत सिर्फ आदमी का नहीं, अगर हम YouTube पर भी ऐसे लोगों का वीडियो देखते हैं जो हमारे काम का नहीं है, तो वह भी हमारा संगति अच्छा नहीं हुआ। हम जैसा बनना चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं वैसे विचार वाले लोगों के साथ हमें, या वैसे विचार जहाँ भी उपलब्ध है, जिस किसी माध्यम से वह उपलब्ध है, सभी माध्यम को अपनाना पड़ेगा। और जहाँ उसके अपोजिट है, जहाँ उसके विपरीत विचार है, जिस माध्यम से है, उसको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वह किताबें हों, वीडियोज में हो, पत्र पत्रिकाएं हों, या कोई आदमी हो, या कोई प्रवचन हो, कोई भी माध्यम हो, जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे सीधे काम का नहीं है, उससे हमें दूर जाना होगा, उसे त्यागना होगा। कोई परिवार के सदस्य से हमारा विचार मेल नहीं खाता, या उनका, ज़्यादातर लोगों का देखेंगे बिल्कुल विपरीत विचार होता है। आप जो कुछ बोलेंगे उनका मकसद यही होता है, उसके विरोध में या विपरीत में वो बोलेंगे। आपको उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, उनसे दूर रहना है। अगर आप उससे दूर नहीं रहेंगे, वे आपके जैसा नहीं बनेंगे, लेकिन आपका विचार धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। क्योंकि विचार जो दिन भर हमारे आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवेश से ही आते हैं, परिवेश के अनुसार ही आते हैं। तो एक काम करना है कि परिवार के लोग हों, नाते रिश्तेदार हों, दोस्त हों, या पड़ोस हों, कि कोई व्यक्ति हो, उनसे उतना ही संपर्क रखें कि जितना काम चल जाए, जितना से काम चल जाए। और वैचारिक रूप से मजबूत बनने के लिए, या जिस तरह का हम बनना चाहते हैं, अच्छे विचार आए हमारे मस्तिष्क में, उसके लिए काम करना होगा, उस पर काम करना होगा। तो दूसरा परिवेश हो गया। तीसरा प्रशिक्षक कहिए, शिक्षक, प्रशिक्षक। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही हमारा शिक्षक हो या प्रशिक्षक हो। शिक्षक यानी टीचर, प्रशिक्षक ट्रेनर, कोच। अक्सर लोग यहां गलती करते हैं। हम बनना कुछ और चाहते हैं और हम सलाह किसी और से लेते हैं। लोग कहेंगे कि यह तो आसान सी बात है कि हमें जो चाहिए हम वही लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिक्षक तक तो ठीक है, इसीलिए मैंने प्रशिक्षक कहा कि शिक्षक के बाद का जो स्टेप है, यानी कि जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके अलावा भी हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा भी हम सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए
यहाँ हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जो हमारे सबसे नज़दीक हो और मुफ्त में सलाह दे दें। हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि इस विषय पर मुफ्त में सलाह देने वाले कौन है, इजी अवेलेबल कौन है, उनसे ही सलाह लेते हैं। इस पर हम खर्च नहीं करना चाहते हैं। और वे सलाह देने वाले चाहे उस क्षेत्र में वे असफल हुए हों या उस क्षेत्र के बिल्कुल भी जानकार ना हो, लेकिन वे सलाह दे देते हैं। हमारे आसपास के लोग जो इजी अवेलेबल हैं वे हमें सभी विषयों पर बहुत आसानी से ऐसे सलाह देते हैं जैसे वे उस विषय के सबसे बड़ा जानकार हो। तो ऐसे प्रशिक्षक से हमारे विचार प्रभावित होते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि प्रशिक्षक या सलाहकार हमें सोच विचार कर चुनना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में हम रहें या सलाह लें, चाहे वह मुफ्त का भी हो। अगर इस विषय पर वीडियो चाहिए तो मेरे जैसे लोग या मुझसे भी जो बेहतर बता रहे हैं उनसे ही संपर्क करना होगा आपको। लेकिन आजकल मुफ्त में ज्ञान देने वाले बहुत ऐसे हैं कि जो इनको अपना प्रोफेशन बना चुके हैं। खुद जीवन में सफल ना हुए हों, लेकिन यह एक माध्यम मिल गया उनको, इस माध्यम से वे बता रहे हैं। और यह प्रकृति का नियम है, अर्थशास्त्र का भी नियम है। खोटा सिक्का असली सिक्का को बाजार से बाहर कर देता है। आप लोगों को लगेगा कि मेरे कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूज है, तो इसका यह भी कारण है। खोटा सिक्का यानी जो नकली सिक्का होता है असली सिक्का को बाजार से बाहर कर देता है। यह अर्थशास्त्र का नियम है, क्योंकि वे जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोफेशन बनाए हुए हैं सलाह देने के नाम पर, एक तो जो इजी अवेलेबल हैं आपके, उनको इससे मतलब नहीं है आपका लाभ हो या हानि हो। यह अलग बात है कि उनके दिए गए सलाह से उनको भी कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इजी अवेलेबल हैं, उसका वह प्रोफेशन है, लेकिन वे आपको मुफ्त में सलाह दे रहे हैं, लेकिन बदले में उनको लाभ मिल रहा है। तो इसलिए वे सारे ऐसे तामझाम किए रहते हैं कि आपको लगेगा कि वह मुफ्त में दे रहे हैं हमें और बहुत बढ़िया बता रहे हैं, अच्छी सलाह है। इस चंगुल में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। ज़्यादातर क्या, लगभग लोग फंसे हुए ही हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ। तो प्रशिक्षक ऐसा चुने, प्रशिक्षक सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आप जिनसे आप सामने बात कर रहे हों या जिनका आप वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रशिक्षक के रूप में हम कहेंगे कि पुस्तकें भी उसी श्रेणी में आती है। अगर बाकी चीज़ इजी अवेलेबल नहीं है या आपके पहुंच के बाहर है, तो आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर अच्छे लेखकों का अच्छी पुस्तकें ना हो।
तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो ऑफलाइन या ऑनलाइन पेड सर्विस है यानी कि कुछ खर्च करके जिससे सीखना पड़ता है, वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उसका खर्च आप नहीं दे पाते हैं, तो प्रशिक्षक के रूप में आप पुस्तकों को रखिए। अगर पुस्तक भी नहीं आप ले पा रहे हैं तो एक और प्राचीन विद्या है, हालांकि अभी लोगों को उस पर बहुत कम विश्वास होता है। ऐसे लोगों को गुरु बना सकते हैं आप, जिसको साक्षात आप गुरु बनाने के समर्थ या बनाने के लायक नहीं है, यानी कि उनका फीस आप नहीं दे सकते हैं। तो वह मानसिक रूप से उसे गुरु बना सकते हैं, जैसे एकलव्य ने बनाया था द्रोणाचार्य को। हालांकि वह अभी के दौर में वह भी थोड़ा मुश्किल काम है, सीखना पड़ेगा, और जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो वह काम नहीं करेगा, वह विद्या, या उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो इजी अवेलेबल हैं, तो उनसे आप दोस्ती कीजिए। मुफ्त के चक्कर में इजी अवेलेबल लोग जो हैं, स्वाभाविक रूप से वो आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके पारिवारिक मित्र हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। ये लोग इजी अवेलेबल हैं और अपने आप को अच्छा सलाहकार मानते हैं। उनसे तब तक आप सलाह न लें या उनसे तब तक न सीखें जब तक वे अपने क्षेत्र के अच्छे जानकार ना हो, अपने क्षेत्र के सफल ना हो। जानकार का मतलब सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं, जानकार का मतलब मेरा सीधा है कि उससे अगर वह उसके ज्ञान के अनुरूप धन यानी संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, संपत्ति है उनके पास, तब मैं मानता हूं कि वास्तव में वे ज्ञानवान हैं। अगर वे धनवान हैं उस बुद्धि से, तो ज्ञानवान है वो। लोगों का कई बार इस पर विरोध भी होता है। मैं साधारण सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो आप ऐसे मैकेनिक के पास जाएंगे या उनको बहुत सारा धन देंगे जिनको बहुत कम जानकारी है उस गाड़ी के बारे में। अगर उसको उस गाड़ी के बारे में जानकारी वास्तव में है कि इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसे ज़्यादा पे करेंगे। जिसको जानकारी नहीं है उसके पास आप जाएंगे ही नहीं। यह दूसरे क्षेत्र में भी होती है। लेकिन जहां तक सलाह की बात है, आपको लगेगा कि यह बहुत बड़ा ज्ञानवान है। मैं मानता हूं कि अगर वह ज्ञानवान है, मानना नहीं, यह नियम भी है कि अगर उसके अनुरूप उसके पास धन नहीं है तो वह ज्ञानवान नहीं है। यह पुरानी बातें हैं और व्यवहारिक बातें हैं कि सरस्वती जी का लक्ष्मी से बैर होता है। यानी कि लोग कहा करते थे पुराने समय में कि जो ज्ञानवान लोग हैं वह धनवान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहते थे कि सरस्वती जी का, यानी कि जो ज्ञानवान है उनका लक्ष्मी जी से दुश्मनी होता है, यानी कि धनवान लोगों से दुश्मनी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वह ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, यह अव्यवहारिक है, कहीं सुनी बातें हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जो कुछ लोग अपने मन को भरोसा दिलाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए यह मनगढ़ंत लोकोक्ति की रचना किए हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं दें।
इस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यह सब व्यर्थ की बातें हैं। आप सिर्फ उनको चुने। आप उसी होटल में खाना खाने जाते हैं जो अच्छा चार्ज करते हैं, जिसका भोजन भी अच्छा है, जिसका ज़्यादा चलता है। 2 होटल आमने सामने हो, आप उसी होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए जहां भीड़ लगी है। भीड़ वहां इसीलिए लगी है कि वे अच्छा खाना खिला रहे हैं और वे कुछ चार्ज भी अधिक करते हैं। दूसरे बगल वाले कहेंगे हम सस्ता कर देंगे उससे, लेकिन आप वहां नहीं खाएंगे। ज्ञान के मामले में भी यही है। जिसका रद्दी है वे मुफ्त में आपको सलाह देंगे। जिसका बेशकीमती ज्ञान है वे पैसे लेने के बाद भी आपको आसानी से नहीं बताएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह आपके हमारे सबके विचारों को प्रभावित करता है कि हम किनसे सलाह ले रहे हैं, किनसे सीख रहे हैं, किनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो स्वयं अच्छे मैकेनिक नहीं हैं वे आपको अच्छे मैकेनिक नहीं बना सकते, यह तय है। चौथा कारक है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चौथा कारक प्रकृति है, नेचर। हमारे विचारों पर कुछ प्रकृति का भी असर पड़ता है कि हम जहां रहते हैं वहां का जो भौगोलिक कारक है वह कहीं ना कहीं हमारे विचारों को प्रभावित करता है। अगर नेचर वहां मुश्किल भरा है तो हमारा विचार हमेशा उससे सुरक्षा पाने के लिए ही जूझते रहेगा। कुछ हद तक इसे परिवेश का हिस्सा मान सकते हैं, प्रकृति को, परिवेश वाले पार्ट पर जिसका जिक्र किए हैं। लेकिन इसे अलग भी समझना चाहिए कि हम रेगिस्तान में रह के यह नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ हम बहुत सारा धन उपार्जन कर सकते हैं। जैसे अगर लेह लद्दाख में हों हम और वहाँ हमारा विचार या हमारा मस्तिष्क यह कभी नहीं सोच सकता है कि यहाँ हम कूलर, एसी या पंखा का बिजनेस करें। सीधे शब्दों में अगर ये कहें तो जहाँ रेगिस्तान है वहाँ हम नाव बेचने का बिजनेस नहीं कर सकते। तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं हमारे विचारों को प्रभावित करती है। तो कुछ हद तक उसे भी हम बदल सकते हैं और ज़्यादातर लोग बदलते भी हैं। जब इस पर हम अध्ययन करेंगे तो यह पाते हैं या पाएंगे, आप सब भी कोशिश करें, देखें कि भारत से प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में जो सबसे अमीर लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, इस देश को छोड़ रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति या ये सब जो बातें हैं ये सब एक स्तर तक ही अच्छा लगता है। इसे स्पष्ट करना या कहना थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन सबसे ऊपर लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं आर्थिक रूप से, यानी कि जो अमीर लोग हैं, वे ज़्यादातर लोग
इस देश को छोड़ के भाग रहे हैं। यानी कि यहाँ की जो प्रकृति है कहीं न कहीं उसे वैचारिक रूप से कमजोर बना रही है। इस बात को समझें। तो हमारा यह प्रयास हो सकता है कि जहां तक संभव हो इस पर भी हम काम करें। यह कोई गलत बात नहीं है देश छोड़ के भाग जाना। जिस तरह से लोग अफवाह उड़ाते हैं या फैलाते हैं, हो सकता है बहुत हद तक वह सही हो गलत हो, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा यह कहना है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि जो प्रकृति है यहाँ की वह उस हद तक उसके विचार को प्रभावित कर रही है, या वे कुछ और चाह रहे हैं, वैसा विचार उसे यहाँ नहीं मिल रहा है। यह चीज आसान नहीं है, या आज जितनी बातें हुई है इसे सोचना समझना उतना भी आसान काम नहीं है। आम आदमी अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि यह वीडियो जो है कि एक स्तर ऊपर का है, फिर भी मेरा मानना है कि अगर प्रयास करें कुछ लोग जरूर समझ जाएंगे। मैं रोजी रोटी के लिए इस वीडियोज़ को या ऐसे वीडियोज़ को नहीं बनाता, इसीलिए इसमें कोई व्यवसायीकरण नहीं है, यह प्रोफेशनल नहीं है। जैसे आपको लगेगा कि इस क्षेत्र के जो प्रोफेशनल बातें करते हैं उस तरह से मैं नहीं करता हूं और मैं करना चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि यह मेरे उस काम का हिस्सा नहीं है जिस काम से हम धन उपार्जन करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोग इससे लाभ ले सकें। मैं मानता हूं कि ज़्यादातर लोग इससे लाभ नहीं ले पाएंगे, या तो वे इसे समझ नहीं पाएंगे या इसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे। पहली बात तो लोग जो आएंगे इस यहाँ तक पूरी वीडियोस को सुनने के बाद शायद ही कोई हो कि इससे सहमत ना होंगे, लेकिन वे पूरी वीडियोस नहीं सुनेंगे, 2-4 मिनट ही सुनेंगे। इसलिए मैं ये बातें अंत में कह रहा हूं कि ये सबके लिए भी नहीं है। इस स्तर तक लोग नहीं पहुंचे हैं, इस पर भी मैं कभी अलग से चर्चा करूंगा कि इस स्तर तक पहुंचने वाले, सुनने वाले, समझने वाले कौन लोग हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग तो हैं, और मैं जो प्रयास कर रहा हूं कुछ और को बनाना है। भीड़ इस ओर शायद ही हो, लेकिन मैं आशा तो करता हूं एक दिन यहां भी भीड़ इकट्ठा हो। तो आज का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को सही करने पर काम करना पड़ेगा, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और विचार सही कुछ नहीं कर बैठे रहने से नहीं हो सकता है। विचार तब तक सही नहीं होगा जब तक जो 4 कारक बताए हैं उस पर अमल ना हो, उस पर हम जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक सही नहीं हो सकता। यहां तक सुने, अगर कुछ बातें भी अच्छी लगी हो तो उस पर जरूर अमल करें। जीवन समृद्ध ही नहीं होगा, सुखी भी होगा, ऐसी हमारी
मानना है। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।